डेमोक्रेसी में डी का मतलब होता है डिबेट एंड डिस्कशन, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में डी का मतलब है डिसरप्शन एंड दंगल। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माफी मांगो, माफी मांगो। ये वही संसद है जहां वाजपेयी जी ने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। यहाँ अपोजिशन का हर सवाल अडानी से शुरू और अडानी पे खत्म। अदानी 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 अदानी। वहीं रूलिंग पार्टी का हर जवाब नेहरू से शुरू और नेहरू पे खत्म। मैं पंडित नेहरू का कोट पढ़ रहा हूँ। नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। सरकार ये बेहतर जानती है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास करवाने के लिए उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, और ना उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी है और न ही राज्यसभा में। उसके बावजूद भी इस बिल को इस वक्त लेकर के आना जब पूरे संसद में ऑपोजिशन अडानी को लेकर के हंगामा कर रही हो। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। जब सेबी स्कैम को लेकर के क्वेश्चंस किए जा रहे हो तो ये बिल के इंटेंट पे नहीं, लेकिन बिल के समय पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या फिर फ्रॉड ऑन डेमोक्रेसी? हमारा ये पूरा सेशन रिसर्च और एनालिसिस पे बेस्ड है। इसमें हमने मल्टीपल न्यूज़पेपर्स को एनालाइज किया है, तो जो भी हम बात करेंगे वो हमारे पर्सनल ओपिनियन नहीं बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाई वन नेशन वन इलेक्शन, देन व्हाट इज द रोड मैप विच इज सजेस्टेड बाय द हाई लेवल कमिटी। तो हम बेसिकली पक्ष और विपक्ष दोनों के आर्गुमेंट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? लोकसभा, विधानसभा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत, इन सबका चुनाव अगर एक साथ एक बार एक समय पे हो जाए तो इसे हम कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट 1951 से लेकर 1968 तक के एग्जिस्ट करता था। 1968 में कुछ स्टेट की असेंबलीज में प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है। इनफैक्ट 1970 में 4th लोकसभा का भी प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होता है, और यहां से 1968 से जो ट्रैक था, ये जो सिंक्रोनाइज इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, ये डीरेल हो जाता है। प्रेजेंट में सिर्फ ऐसी 4 स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस के साथ में होते हैं: अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। बाकी 24 स्टेट्स का इलेक्शन अलग अलग समय और अलग अलग सालों पे होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में हर 6 महीने और साल भर में कहीं ना कहीं इलेक्शंस रहते हैं, और हमारे नेता और मंत्री हमेशा इलेक्शन मोड पे ही रहते हैं। तो उनके पास जनता के लिए समय कम है और चुनाव के लिए समय ज्यादा। इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को वापस से रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, One nation, one election. One nation, one election bill. One nation, one election. One nation, one poll. चाहे 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन हो, या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, या फिर नीति आयोग का वर्किंग पेपर ऑफ 2017, या फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी ने समय समय पे वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड की है ताकि कंट्री के अंदर सिंक्रोनाइज इलेक्शन का कॉन्सेप्ट वापस से रीइंट्रोड्यूस किया जा सके। अब सवाल है व्हाई वन नेशन वन इलेक्शन? इसके 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो है बढ़ते हुए इलेक्टोरल एक्सपेंसेस, और दूसरा पॉलिसी पैरालिसिस। जब लास्ट टाइम पे 2019 में 17th लोकसभा इलेक्शंस हुए, उस समय हमारे ओवरऑल इलेक्शन एक्सपेंडिचर थे 55 to 60,000 करोड़। ये 2024 के 18th लोकसभा इलेक्शंस में बढ़ करके 1 लाख करोड़ रुपीस तक के पहुंच गए हैं। अब हर साल हर 6 महीने में किसी न किसी स्टेट असेंबली में इलेक्शंस होते रहते हैं, कहीं ना कहीं पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इलेक्शंस होते हैं। इसके इलेक्शन एक्सपेंडिचर का तो कैलकुलेशन यहाँ पे किया ही नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सारे राज्यों के इलेक्शंस लोकसभा के साथ में होना स्टार्ट हो जाएं, तो इससे जीडीपी को कम से कम 1.5% तक का फायदा पहुंचेगा। दूसरा मेन फैक्टर है वो है पॉलिसी पैरालिसिस। जैसे ही लोकसभा इलेक्शंस या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होता है,
मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इन्फोर्सेबल हो जाता है। जब एमसीसी इन्फोर्सेबल हो तब उस समय ना कोई न्यू स्कीम को अनाउंस किया जा सकता है, ना ही आप किसी नए काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सारे सरकारी काम ठप पड़ जाते हैं। बैंकिंग एम्प्लॉय से लेकर के टीचर्स, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी एम्प्लॉइज, इन सब का डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है चुनावों के लिए, और इससे पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महीनों तक के लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। अब सवाल यह है कि इलेक्टोरल एक्सपेंसेस और इस पॉलिसी पैरालिसिस की मेडिसिन क्या है? सो मेडिसिन इज वन नेशन वन इलेक्शन। लास्ट ईयर 2023 में एक हाई लेवल कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। इस हाई लेवल कमेटी का काम था रोड मैप को डिसाइड करना कि वो कौन सा रोड मैप होगा जिसके थ्रू हम वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाएंगे। इस हाई लेवल कमेटी ने जो रोड मैप प्रिपेयर किया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं। सबसे पहला सजेशन है कि आपको लोकसभा और विधानसभाओं की इलेक्शंस को एक साथ कराने की जरूरत है। अब नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2029 में, तो 2029 से पहले तो ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो नहीं सकता है। अब इस बात को समझिए कि ऐसी कई विधानसभाएं हैं जिनका टेन्योर 2029 से पहले खत्म हो जाएगा, और ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं जहां पे अभी चुनाव होने हैं और उनका टेन्योर 2029 के बाद हो सकता है 2030, 2031 या 2032 तक के जाए। तो पहला रिकमेंडेशन तो ये है कि वो विधानसभाएं जिनका टेन्योर 2029 से पहले खत्म हो रहा है उनके टेन्योर को बढ़ा करके 2029 तक कर दिया जाए। अब लेट्स अज्यूम कि 2024 से 2029 के बीच में किसी स्टेट में इलेक्शन हुए और उस स्टेट की असेंबली का टेन्योर 2029 के बाद खत्म हो रहा है। सपोज करिए 2030 में, तो उसके टेन्योर को आप 1 साल कम कर दीजिए। अगर 2031 में है तो 2 साल कम कर दीजिए। तो अल्टीमेटली आपको 2029 तक के सभी स्टेट असेंबलीज को लोकसभा के टेन्योर के साथ में सिंक करने की जरूरत होगी, और तब होंगे 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन। इसके 100 डेज के बाद में यही सेम साइकिल रिपीट किया जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। अब ये रोड मैप देख करके आपको लग रहा होगा कितना सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। अगर इतना सिंपल है तो इसको पहले इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो सवाल का जवाब है दोस्तों, ये राजनीति है। राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। तो डेमोक्रेसी टायरनी और एनार्की में ना बदल जाए, इसलिए हमारे संविधान में चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर सरकार मेजॉरिटी में नहीं है तो विपक्ष जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ सकती है। हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर चुनाव हो और वहां पे हंग असेंबली आ जाए। ऐसा भी संभव है कि 2029 में जब हम वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद किसी स्टेट में कोई असेंबली प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो जाए, तब आप क्या करेंगे? ऐसे कई सवाल उठते हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंटैक्ट रह पाएगा, या फिर आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये चेन वापस से ब्रेक होगी जैसे 1968 में हुई थी। लेट्स सपोज कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब कोई स्टेट असेंबली 2023 में डिसॉल्व हो जाती है, मतलब 2029 से सिर्फ 1 साल का टेन्योर पूरा करती है, जबकि उसको पूरा करना था 5 साल का टेन्योर। ऐसी सिचुएशन में उस स्टेट में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, और अब जब ये नई असेंबली बनेगी तो उसका कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा, उसका कार्यकाल होगा बचे हुए समय के लिए, मतलब 4 साल का। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी असेंबली का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का बचा हो और वहां पे असेंबली डिसॉल्व हो जाए, तब भी वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, लेकिन असेंबली का जो फ्रेश टेन्योर होगा वो 5 साल का नहीं होगा, वो सिर्फ 1 साल का होगा। अगर किसी एमएलए को पता है, अगर मिनिस्टर्स को पता है कि उनकी सरकार सिर्फ 1 साल के लिए बनी है, तो क्या वो काम करेंगे ईमानदारी से, या फिर उनको लगेगा कि 1 साल के लिए तो सत्ता में है तो फिर काम करना ही क्यों है? तो दोस्तों बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। लेट्स बिगिन विद द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। सबसे पहला पॉइंट तो है इलेक्टोरल एक्सपेंसेस को लेकर के। अभी 18th लोकसभा इलेक्शंस में हमने 1 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं। उसके बाद स्टेट असेंबलीज की जो इलेक्शंस होंगे उनके एक्सपेंसेस अलग, तो इससे कहीं ना कहीं इलेक्टोरल एक्सपेंसेस मिनिमाइज हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। प्रेजेंट में आप देखिए हर साल 6 महीने में इलेक्शंस होते रहते हैं, इससे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे आपके पास में? जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहां इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए नहीं आते हैं। तो जब 5 साल का आपको इफेक्टिव टाइम पीरियड मिलेगा तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी, इससे इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करना प्रेफर करेंगे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं पॉलिसी पैरालिसिस।
आपने देखा है कि जैसे ही चुनावों का अनाउंसमेंट होता है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इन्फोर्सेबल हो जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कैसे ये पॉलिसी पैरालिसिस को कॉज करता है। इससे सिर्फ 5 साल में एक बार एक मैसिव डिप्लॉयमेंट होगा, लेकिन उसके बाद सभी कर्मचारी, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सिक्योरिटी पर्सनल अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में फोकस कर पाएंगे। जनता का काम बार बार नहीं रुकेगा। इससे पॉलिसी पैरालिसिस जो कॉज होती है वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहला पॉइंट है दैट दिस कॉन्सेप्ट इट गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म को आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अब जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह से राज्य में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको स्टेट असेंबलीज के टेन्योर में चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड दैट टू विदाउट आस्किंग फ्रॉम द स्टेट। सो दिस कॉन्सेप्ट गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का। डेमोक्रेसी एनार्की में तब्दील ना हो, इसलिए हमारे पास चेक एंड बैलेंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद में किस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा, कैसे आप गवर्नमेंट को और लीडर्स को अकाउंटेबल बना पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल इश्यूज पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब लेट्स सपोज कि यूपी के अंदर अनइवन डेवलपमेंट है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की वजह से खुश नहीं है, लोग वेस्ट बंगाल के अंदर पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की वजह से खुश नहीं है। तो ये रीजनल मुद्दे हैं। अब जब यहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो इस तरह के रीजनल मुद्दे वो चुनाव में एक अहम मुद्दा बन के उभरते हैं और लोग इस तरह के मुद्दों पे वोट करना पसंद करते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के समय केंद्र के मुद्दों के सामने राज्य के मुद्दे कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लोग केंद्र के मुद्दों के नाम पे राज्य में वोट करके आ जाएंगे और इस तरह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल मुद्दे कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के बारे में। अब प्रेजेंट में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो हर 6 महीने या साल भर में एक बार हो रहे हैं। अगर 5 साल में सिर्फ एक बार सभी राज्यों और केंद्र में इलेक्शंस होंगे, इन दैट केस हमें एक बहुत बड़े नंबर पे जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की। एक ईवीएम का जो लाइफ टेन्योर होता है वो लगभग 15 साल का होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि उसको ईवीएम्स को प्रोक्योर करने के लिए हर 15 साल में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 800 नए गोडाउन बनाने होंगे ताकि इन ईवीएम्स को स्टोर किया जा सके। बड़ी संख्या में आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक बार में डिप्लॉय करना होगा, सिक्योरिटी पर्सनल को ट्रेन करना होगा, उनके डिप्लॉयमेंट में भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो एक बार में मैसिव डिसरप्शन होगा। अभी प्रेजेंट में क्या होता है कि प्रेजेंट में स्मॉल डिसरप्शंस होते हैं। ये स्मॉल डिसरप्शंस ना हो के 5 साल में एक बार एक मैसिव डिसरप्शन होगा। बात करते हैं चैलेंज के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए जरूरत होगी संविधान में अमेंडमेंट करने की। इसलिए 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अगर पास करना है तो केंद्र सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग की जरूरत पड़ेगी, जो प्रेजेंट में सरकार के पास में नहीं है। अगर हम बात करें प्रेजेंट में तो ये बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है और एनडीए के पास 543 सीट्स में से 293 सीट्स हैं, जो कि 2/3 मेजॉरिटी से बहुत दूर हैं। इसके लिए केंद्र को जरूरत पड़ेगी ऑपोजिशन के समर्थन की। बिना ऑपोजिशन के सपोर्ट के ये बिल ना लोकसभा में पास हो पाएगा और ना ही राज्यसभा में। अब बात करते हैं इसके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में। अभी हाल ही में लोकसभा में 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था दोस्तों, इस बिल को पास नहीं किया गया है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तब उस पर वोटिंग हो सकती है। तो आपने देखा कि एक न्यूज चैनल ने तो ये भी दिखा दिया कि ये बिल पास हो गया है लोकसभा में। दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। ये बिल पास नहीं हुआ है, सिंपली बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है और बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद में इसको एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है। अब ये जेपीसी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, ये इस बिल को एनालाइज करेगी। इसमें रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन दोनों के मेंबर्स होंगे। उनका काम होगा इस बिल को लेकर के स्टेक होल्डर्स के साथ में डिबेट करना, डिस्कशन करना,
डेलिब्रेशंस करना और उसके बाद में अपनी फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करना। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा समय पे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन ये वापस से कोल्ड स्टोरेज में चले जाएगा या फिर ये एक हकीकत बन पाएगा। आप वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह के टॉपिक्स के साथ हम वापस मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।